हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आज आपके लिए लेके आई हूँ सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए सेट नंबर 6 फॉर योर साइंस सेक्शन। तो बच्चों, यहाँ तक मैं आपको एग्जाम तक कर देने वाली हूँ इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का सेट नंबर 6 विद नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। बच्चों, उससे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन में मींस 2024 में, तो ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल में हॉस्टल बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 मार्च से, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी अपना एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल में रह के, तो आप एडमिशन के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल को, जो कि दिल्ली से 50 किलोमीटर्स अवे है, बागपत में। इसमें अगर आपको आने से पहले कोई भी जानकारी चाहिए कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो आप 7088827111 पर अपना कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। एक बार विजिट जरूर करें अगर आप अपने बच्चे को बिल्कुल हॉस्टल में छोड़कर तैयारी कराना चाहते हैं, जहां पर आपकी सुबह से शाम तक क्लासेस चलती हैं, जितना डेली पढ़ाया जाता है, फिर उसके मिनी मॉक कंडक्ट किए जाते हैं और एवरी संडे एग्जाम पैटर्न पर महामॉक कंडक्ट किए जाते हैं। एग्जाम महामॉक लिए जाते हैं ओएमआर शीट के साथ, जिससे आपकी प्रिपरेशन फर्स्ट डे से ही बिल्कुल ऐसी हो जैसे आप फाइनल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आइए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल में, तो इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले लीजिए। 1 मार्च 2024 से आपकी नेक्स्ट सेशन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारी वीडियो में क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट चैप्टर से, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉप्स आर कॉल्ड। जो प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन्ड होते हैं क्रॉप से, जो भी फसल आपने अपनी, क्रॉप्स बेसिकली क्या होती हैं, वो प्लांट्स दैट आर ऑफ सिमिलर काइंड। तो प्लांट्स जो बिल्कुल क्या होते हैं, एक ही तरह के प्लांट जब हम बड़े लेवल पर लगाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको इनसे ऑब्टेन्ड होता है, जो उसे आप क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं, प्रोड्यूस कहते हैं, क्रॉप या फर्टिलाइजर कहते हैं। तो बेसिकली आपको पता है बच्चों, आपको अपने आंसर खुद हिट करने हैं, फिर उसे करेक्ट आंसर से मैच करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर बताना है। तो चलिए देखते हैं 20 में से आपके आंसर कितने ठीक होंगे। आई होप आपने फर्स्ट आंसर लगा लिया होगा। तो करेक्ट आंसर है प्रोड्यूस। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन्ड होते हैं किसी भी फसल से, जैसे क्रॉप है आपकी पूरी फील्ड में वीट, तो जो आपको इससे सीरियल्स या ग्रेन्स ऑब्टेन्ड होंगे, वो उस क्रॉप का क्या है, प्रोड्यूस है। तो वो आपको क्या मिला है, उसका प्रोड्यूस मिला है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो इम्प्लीमेंट्स कहे या इक्विपमेंट्स कहिए, तो बेसिकली खेती बाड़ी में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के कुछ अपने नेम होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, सीड ड्रिल, सिलोज, हैरो या ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट जो हम बात करें इक्विपमेंट, तो सीड ड्रिल भी आप यूज करते हैं। ये ड्रिल टाइप मशीन होती है जो आपकी सीड्स को जमीन में ड्रिलिंग करते हुए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ छोड़ता हुआ चलता है। इसी तरह हैरो जो होता है प्लॉइंग की तरह ही यूज किया जाता है। तो सारे ही हमारे क्या हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वीट एंड ग्राम बिलोंग टू, मैंने आपको बताया था बेसिकली हमारे पास ना क्रॉप्स का टाइप होता है या काइंड्स कह सकते हैं। खारीफ क्रॉप, जायद क्रॉप या जिसे इंग्लिश में जैद क्रॉप कहा जाता है, और राबी क्रॉप। तो इसी तरह ये होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन। जैसे खारीफ को हम लगाते हैं, ग्रो करते हैं रेनी में, जायद आपका समर क्रॉप है जो समय लगाया जाता है, राबी आपकी विंटर क्रॉप है। तो आपको पता होगा इंडिया में गेहूं की खेती की जाती है शॉर्ट डेज के अंदर, जहां पर डेज शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग फोगी नाइट होती है। तो यहाँ पर आपको उन क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप, जो विंटर में लगाई जाती हैं। तो आपने देखा होगा इंडिया में वीट कब लगाया जाता है, सर्दियों में। तो ये कैसी फसल है, इट इज अ रबी क्रॉप। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Bacilli are the bacteria that are rod shaped, coma shaped, curve या spiral। तो बेसिकली जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप में होते हैं, लाइक स्पाइरल है आपका, कोमा शेप है, कर्व शेप है। तो बैसिलस जो होते हैं, तो जो भी आपके बैक्टीरिया बैसिलस की फॉर्म में आते हैं, जैसे कि एंथ्रेसिस बैसिलस हो गया आपका,
तो ये कौन सी शेप के होते हैं? तो बेसिकली दीज आर ऑफ रोड शेप। तो ये बैक्टीरिया बैसिलाई वही बैक्टीरिया होते हैं जो आपके रोड शेप होते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द एल्गी कॉमनली यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तो बच्चों मैंने आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस भी बताया था। बेसिकली फैक्ट्रीज में तैयार होने वाले इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को ही हम फर्टिलाइजर कहते हैं, जो हमारी ग्रोथ क्रॉप्स की बहुत अच्छी यील्ड देते हैं और इनके अंदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, तो इन्हें हम फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी एक एल्गी है जो एज अ फर्टिलाइजर भी यूज की जाती है, जो बहुत अच्छा ग्रोथ आपको प्लांट की देता है अगर आप इसे यूज करते हैं? तो स्टेफिलोकोकस, डाइएटम, ब्लू ग्रीन एल्गी या नन ऑफ दीज। तो इनमें से आपका एल्गी भी और ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम भी होता है एक और साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया ऐसा एल्गी किस लिए? क्योंकि ये ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेटिक एल्गी है। एल्गीज बेसिकली क्या होती हैं? जो अपना खाना खुद बनाती हैं, ऑटोट्रोप होती है। तो ये एक फोटोसिंथेटिक एल्गी है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और इसका यूज होता है आपका एज अ फर्टिलाइजर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन बिटुमिनस कोल? बेसिकली कोल आपका वेराइटी होती है, लाइक एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया। तो ये कार्बन कंटेंट के बेस पर होते हैं। आपको पता है जो कोल है वो हमारा क्या है? बेसिकली इट इज अ कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो इसी तरीके से बिटुमिनस में कितना परसेंट मात्रा में कार्बन पाया जाता है, इसको आप इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। तो इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में कार्बन होता है, दैट इज 65 to 85%। तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड टू कार्बन इज कोल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर से। तो बेसिकली आपको पता है जो भी आपके लिविंग के रिमेन्स होते हैं, द डेड रिमेन्स ऑफ योर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट और एनिमल्स, तो उनसे जब वो ब्यूरिड हो जाते हैं अंडर द अर्थ, तो दे विल कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल। और इसी के प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है। जैसे आपका प्लांट वेजिटेशन होता है, वुड, वो धीरे धीरे ड्यू टू द हाई प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, आपको पता है जितना भी डेड ये प्लांट होते हैं जब ये ब्यूरिड हो जाते हैं अंडर द अर्थ, तो देयर इज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑफ अर्थ। और उसी हाई टेम्परेचर उसी हाई प्रेशर में ये धीरे धीरे से अपने कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्बनाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कार्बनाइजेशन। तो जो हमारा प्लांट्स होते हैं when their dead remains converted into the coal and petroleum, they are known as fossil fuel and the formation of fossil fuel is known as carbonization। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है। तो बेसिकली कैलोरिफिक वैल्यू इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट प्रोड्यूस व्हेन यू बर्न 1 kg ऑफ फ्यूल। किसी भी 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। तो अगर आपको जितना भी अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा पर केजी ऑफ फ्यूल को बर्न करने पर, वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कहलाएगी। और आपको पता है इसमें आपका कोल, काउडंग, केक्स, इनकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत कम होती है। एलपीजी की फिर थोड़ी और ज्यादा, सीएनजी की, और साथ ही सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाइड्रोजन की। और सबसे ज्यादा में भी कितनी? 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। आप जानते हैं जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है सन में, वो भी क्या है? इसी तरह का एक रिएक्शन है जिसमें आपका हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है इनटू अ हीलियम और जिसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी हीट बनती है। तो हाइड्रोजन को जब बर्न किया जाता है पर केजी, तो वो 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी निकालता है। किलो जूल यहाँ पर हीट की क्या है? यूनिट है। क्योंकि हम पर केजी पे बात कर रहे हैं तो किलो जूल आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आप हॉस्टल में रहकर तैयारी नहीं करना, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं विद लाइव क्लासेस और वीडियो कोर्स, तो आप हमारी वेबसाइट से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। लाइव स्टडी किट है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यूपी सैनिक। तो आपको डायरेक्ट गूगल पे
ज्योमेट्री स्कूल गेटवे टू डिफेंस भी आप मेंशन कर सकते हैं, वरना www.geometryschool.in पर आप जब मेंशन करेंगे तो आपको हमारे लॉगिन करते ही वेरियस, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते ही वेरियस आपको कोर्सेज दिखाई देंगे विद थंबनेल, जहां पर आपको हर कोर्स के लिए एक वीडियो कोर्स होगा एग्जाम के लिए, और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लाइव क्लासेस के साथ उसे परचेज कर सकते हैं। ये सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी पर्टिकुलर कोर्स में। आप क्विज कोर्स भी परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, आपको लेक्चर कोर्स नहीं चाहिए, हम सिर्फ सैंपल पेपर और क्विजेस कोर्सेज लेना चाहते हैं तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परचेज करने से पहले डेमो देखना चाहते हैं तो आपको वहीं पर ऑन स्क्रीन ही एक पॉपअप नजर आएगा बुक योर डेमो का, तो आप रजिस्ट्रेशन करके पहले अपना डेमो बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐड टू कार्ट बाय नाउ करके आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन के लिए अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो जनवरी से ही आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे आप समय रहते सारी वीडियो को अच्छे से देख सके। और उसके साथ साथ हर वीडियो के साथ आपको क्विजेस मिलेंगी। पहले आप वीडियो को वॉच करें और वीडियो के नीचे टॉपिक वाइज क्विज करें, फिर मिक्स क्विज करें जो कि ऑनलाइन होंगी, जिसमें प्रॉपर टाइम बाउंडेशन में होगी, जिससे कि आप एग्जाम टाइम तक अपनी हैबिट बना ले पूरा करने का। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है कोर्स कैसे परचेज करना है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फिनोमिना बाय विच प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल श्रिंक फ्रॉम द वॉल। आप देखते हैं कि जैसे हमारा कोई भी प्रोसेस होता है प्लांट सेल में, तो जो प्रोटोप्लाज्म है मींस द ऑल कंप्लीट लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल, वो वॉल का क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जैसे लीव्स होती हैं प्लांट की, कोई सेल श्रिंक हो जाती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो यहाँ पर जब सेल का जो कंटेंट है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो इसी को ही प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो पता है आपको टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल भी है और ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में भी चला गया था ड्यू टू द डिक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ टाइगर्स। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस स्कीम लॉन्च की जाती है, उसी में से ही एक प्रोग्राम है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि टाइगर्स को सेव करने के लिए बनाया गया था। और इसे कब लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 1973, 23 मई, 21 सितंबर, 25 दिसंबर। तो ये स्टार्ट किया गया था कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज टाइगर को 1 अप्रैल 1973। पैड्स आर यूज्ड इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स। आपकी कार है या कोई भी आपका व्हीकल है, उसमें आपके ब्रेक्स के साथ, आपने साइकिल में भी देखे होंगे इस तरह के पतले पैड्स लगाए जाते हैं जिससे आपका ब्रेक अटैच होता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ब्रेक्स का रोल आपको पता है। ब्रेक्स क्या करते हैं, ब्रेक्स आपकी साइकिल के मोशन को स्टॉप करते हैं, मीन जो बॉडी मूविंग है उसको रोकने में काम आते हैं। तो हमको क्या करना है, मोशन को अपोज करना है। और मैंने आपको बताया कि एक फोर्स होता है जो आपके मोशन को अपोज करता है, रोकता है, उसी को फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। तो अगर आप फ्रिक्शन को बढ़ा देंगे तो आपकी गाड़ी क्या होगी, और अच्छे से रुक जाएगी। तो जो ये रफ सरफेस उसमें लगाया जाता है, ये किस लिए लगाया जाता है, ये फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, जिससे कि आपकी गाड़ी हल्के से ब्रेक मारने पर भी रुक जाए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोज द मोशन। ये फोर्स का एक टाइप है जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट अपोज मोशन या मोशन। और ये कहां से लगता है, इट ऑलवेज एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करता है चीजों को स्टॉप करने के लिए। चूज द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैंने आपको बताया था कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या करते हैं, बेसिकली लिक्विड्स को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करके चीजों को इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉरिजन, और जंग से बचाने के लिए। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। ये क्वेश्चन मैनी टाइम आता है। तो आपको एक अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट चूज करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। फर्स्ट तो आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, क्योंकि हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं जो इसको रस्टिंग होने से बचाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए इसे रेयरली यूज किया जाता है। ऐसा तो नहीं है क्रोमियम की प्लेटिंग ज्वेलरी पर की जाती है, नहीं। हमने आपको लास्ट में भी बताया था, लास्ट वीडियो जो थी हमारी 5th
कि ये बाथ टैब्स पर लगाया जाता है, एलॉय व्हील्स को सुंदर करने के लिए लगाया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट पर लगाया जाता है। तो साथ ही नेक्स्ट है कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन। ये मैंने आपको कराया था कि जो हमारे फूडिंग एडिबल चीजें होती है उसमें हम कैंस में जब उन्हें स्टोर करते हैं तो जो हमारी कैन होती है वो आयरन की बनी होती है, लेकिन हम उस पर टिन की कोटिंग कर देते हैं जिससे कि फूड आयरन के साथ रिएक्ट ना करे और उस पर एसएन की कोटिंग कर दी जाती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी अप्रोप्रिएट है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जूलरी पर नहीं की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा जा रहा है? फर्स्ट, ए एंड डी आप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है बच्चों रीजन असर्शन के, काफी ईयर से अब आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत फेमस हो गए हैं आरएमएस और जेएनवी में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं। यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है और उसी कथन के लिए कारण दिया गया है, रीजन दिया गया है, तो आपको बताना है क्या असर्शन रीजन करेक्ट है या दोनों करेक्ट में एक करेक्ट है या एक्सप्लेनेशन गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डिटेक्ट द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और मोर देन 20,000 हर्ट्ज। हमारी जो इंफ्रारेड होती हैं, सबसोनिक वेव्स होती हैं, हम उनकी साउंड नहीं डिटेक्ट कर पाते एक तो, और एक 20,000 से ज्यादा जैसे अल्ट्रासाउंड होती है उन्हें नहीं डिटेक्ट कर पाते। क्योंकि कारण क्या है? The audible range of frequency of sound for human being extend from 20 hertz to 20,000 hertz। ये absolutely correct है assertion, क्योंकि हमारे कानों की जो क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है, या 20K हर्ट्ज लिख सकते हो आप इसे। तो क्या ये दोनों बातें ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है। ना तो हमें 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज पता चलती है, जैसे हम बैट की आवाज नहीं सुन पाते हैं, और ना ही 20,000 से ज्यादा हम सुन पाते हैं। तो बेसिकली असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, कथन का बिल्कुल सही कारण बताया है, बिल्कुल रीजन में करेक्ट दिया गया कि जो ह्यूमन का ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। 3 बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर आर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑल इंडिया सैनिक ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था। इस बार उन्होंने क्या किया था, ईयर को लेके साउंड चैप्टर से, वरना हमेशा जो क्वेश्चन आया है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को लेके ही आया है 2-3 ईयर्स में, जेएनवीएसटी में भी, ऑल इंडिया सैनिक में भी और आरएमएस में भी। इन्होंने दो चीजों को बार बार पूछा है, लेकिन इस बार इन्होंने ईयर पे काफी ध्यान दिया है। उन्होंने इस बार पूछा था, अरेंज करना था हमें, जो सीक्वेंस थी हमारी ईयर की, जो हमारा डायग्राम होता है कि उसको हमें आउटर ईयर से लेके इनर ईयर तक उसके पार्ट्स को अरेंज करना था। मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी प्रीवियस ईयर का। तो इस बार पूछा गया आपके मिडिल ईयर में, ईयर ड्रम के बाद हमारे कान में हड्डियां होती हैं 3, तो उनमें के नेम क्या है? मैलस इनकस स्टैपिस, मैलस इनकस पीडना, मैलस पीडना स्टैपिस, या नन ऑफ द अबव। तो बच्चों पीडना तो आप यहीं समझ लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया भी था कि द आउटर मोस्ट ऑफ द ईयर इज नोन एज पीडना और ऑरिकल, और यहाँ भी पीडना आ गया। तो बच्चों जिस बच्चे को ये पता है कि आउटर मोस्ट जो ये अपीयर पार्ट होता है दिखने वाला, इसे ही पीडना या ऑरिकल कहा जाता है। तो बेसिकली ये दोनों तो है नहीं, तो यहाँ पर ये आ गया बिल्कुल करेक्ट। तो हमारे कानों में जो 3 हड्डी होती है, मैलस इनकस स्टैपिस, और स्टैपिस को स्टायरअप भी कहते हैं, और ये वही बोन है जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। और आपको पता भी है हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पाया जाता है? ईयर में, और ईयर में भी कहाँ? मिडिल ईयर में, क्योंकि ईयर जो है वो डिवाइड होता है वेरियस पार्ट में, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ द साउंड वी हैव टू, ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो करी होंगी तो आप बहुत अच्छे से इसे कर देंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी साउंड की डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड मींस जो मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन टू द अपर पोजीशन, और ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है ये फ्रीक्वेंसी को जज करती हैं। तो अगर आपको लाउडनेस को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो आपको क्या करना होगा? आप क्या करें? वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को कम कर दे। तो अगर आप इसकी मीन को, जब आप साउंड कम कर देते हैं तो एम्पलीट्यूड ऊपर तक नहीं जाता, अपनी मीन पोजीशन से वापस आ जाता है जल्दी ही। तो अगर आप क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड को घटा देंगे, वाइब्रेशन का जो आपकी साउंड वेव्स होती है उसकी वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को अगर आप कम कर दे तो लाउडनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी को कम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है आपकी साउंड की श्रिलनेस। तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
The force of 150 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 3 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। तो बच्चों अगर लास्ट वीडियो करी है तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर दोगे। क्या रिलेशन है प्रेशर और फोर्स का? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। आपको पता है दबाव क्या होता है कि कितना फोर्स पर यूनिट एरिया पर अप्लाई किया जा रहा है। तो फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है और एरिया की मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो प्रेशर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 3 5 15 एंड 0, तो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 50, यस। तो ये हमारा रिलेशन आपको याद रखना है प्रेशर का, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो बच्चों आपको पता है जब हम क्रॉपिंग करते हैं तो उसमें एक स्टेप होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जब आप इरिगेशन करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं, तो आपके वीड्स भी उग जाते हैं। तो आपको प्रोटेक्शन से वीड्स प्रोटेक्ट करना होता है वीड्स। और वीड्स क्या है? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद योर क्रॉप। आपकी क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं, वाइल्ड प्लांट, उन्हें वीड्स कहते हैं। तो फार्मर इसके लिए बहुत तरीके अपनाता है, इनमें से एक तरीका बिल्कुल इनकरेक्ट है, उसे बाहर निकालिए। टिलिंग की जाती है क्रॉप लगाने से पहले, एब्सोल्युटली। अगर आप खेतों की जुताई कर देंगे, प्लोइंग, टिलिंग को प्लोइंग भी कहा जाता है। आपकी जो बैरन लैंड पड़ी हुई थी, अब जिसमें आपको फसल लगाने, उसमें जंगली पौधे उग गए थे, तो आप उसकी क्या करें, पहले उसकी टिलिंग कर लें, तो खेत खाली हो जाएगा, सारे कोई जड़ हट जाएगी। रिमूवल ऑफ वीड्स डन बिफोर दे प्रोड्यूस, एब्सोल्युटली। अगर फ्लावर और सीड उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए तो बीड्स का नंबर फैलने लगेगा, तो आपको फ्लावरिंग और आने से पहले, सीड आने से पहले उन्हें रिमूव करना होगा, बिल्कुल करेक्ट। वीड्स को आप सर्टेन केमिकल से भी रिमूव कर सकते हैं, यस, जिसमें सबसे फेमस केमिकल मेथड में केमिकल आता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये भी करेक्ट है। वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड आफ्टर फ्लावरिंग। बच्चों अगर आफ्टर फ्लावरिंग करोगे तो उनके एंथर, उनके सीड क्या होंगे, आपकी फील्ड में गिर जाएंगे, जो कि उनके नंबर को बढ़ा देगा। तो डी बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपको आफ्टर नहीं करना, बिफोर करना है। उन पर फूल आने से पहले ही आप उन्हें हटा दें। जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। मैंने आपको बताया था जब भी कोई मेटल, पहले आधा आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं, और मेटल ऑक्साइड आपके नेचर में होते हैं बेसिक। तो पहले तो इतनी बात हमें पता चल गई। नॉन मेटेलिक होते हैं, जैसे कि नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो एसिड तैयार करते हैं, एसिडिक फॉर्म में बनाते हैं, जैसे सल्फर ओ, तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। The solution of which of following oxide water will change the color of blue litmus to red? इनमें से किसका ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे? तो जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। और आपको पता है मेटल हमेशा ऑक्साइड्स बेसिक नेचर का बनाते हैं, लेकिन जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसमें एक पहचान और है बहुत अच्छी, अगर आपको ये पता है बात तो आप आंसर तब भी ठीक कर देंगे। लाइक मैग्नीशियम आपका मेटल है, आयरन भी आपका मेटल है, कॉपर भी आपका मेटल, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं जो कि रेड टू ब्लू करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपकी एसिड है जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड रेन बनाती है, जिसे हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। तो सल्फ्यूरस क्या है, एक एसिड है जो आपका एसिड रेन करता है, मार्बल कैंसर कॉज करता है। तो सल्फ्यूरस एसिड क्या है, एक एसिड है, तो ये ब्लू लिटमस के पेपर को रेड कर देगा। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है वाटर में वो ब्लू को रेड कर देगा, और ये पता चल जाएगा कि इसकी पीएच एसिडिक है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डैश इज अ थिक ब्लैक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट ऑर्डर। ये बच्चों आपने देखा भी होगा, जब पहले रोड बनाई जाती थी तो उस पर सबसे ऊपर एक सरफेसिंग करने के लिए एक लिक्विड डाला जाता था जो कि थिक भी होता था, डार्क ब्लैक कलर का होता था, और जिसमें से बड़ा अनप्लीजेंट गंदी स्मेल भी आती थी। आजकल हम इसे यूज नहीं करते, आजकल विटामिन यूज होने लगा है जो कि एक बाय प्रोडक्ट है पेट्रोल का। तो बेसिकली वो थिक लिक्विड क्या होता था, कोल तार, गैसोलीन या डीजल, तो उसे क्या कहा जाता था, कोल तार। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सीएनजी इज द एब्रीवेशन ऑफ, सीएनजी किसका एब्रीवेशन है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस या कंप्रेस नेशनल गैस। तो सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म बच्चों आपको पता होनी चाहिए। एलपीजी की मैंने आपको पहले भी बताई है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
जो कि आपकी कुकिंग गैस है, और सीएनजी आपकी ऑटोमोबाइल रन करने के काम आती है, जो कि एक इको फ्रेंडली गैस है, पाइप्स में इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, हाई प्रेशर पर स्टोर की जाती है, जिसकी करेक्ट फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री स्टेट ऑफ कार्बन? आपको पता है कार्बन आपका वेरियस स्टेट में पाया जाता है, कोल की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में, पेट्रोलियम में भी होता है, वुड में भी होता है, लेकिन इनमें से फ्री स्टेट बताना है तो नॉन मेटल की फॉर्म में फ्री स्टेट में मिलता है, जो कि आपका पेट्रोल है, कॉक, डायमंड या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है नोट बताना है। तो कोक जो है वो भी एक फ्री स्टेट है कार्बन का, जिसमें सिर्फ कार्बन ही होता है। डायमंड भी आपका कार्बन का फ्री स्टेट है। ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम आपका कार्बन का फ्री स्टेट नहीं है, इसमें बेंजीन, अदर सल्फर, बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, तो ये कार्बन का फ्री स्टेट नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, दीज वर योर टुडेज 20 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं, आपको लेवल को लगे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर अब एग्जाम तक पूरी तैयारी कराई जाएगी इन तरह के क्वेश्चंस की तरह। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और ऐप को आज ही डाउनलोड करें। ये लोगो है, गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलती हूँ पार्ट 7 के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय।